नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको दलित उत्पीड़न से जुड़े SC/ST एक्ट पर कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। SC/ST एक्ट कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में बनाया गया था। इसका मकसद है SC और ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इस कानून में SC और ST वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाने के प्रावधान बनाए गए। इन लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया। एक्ट का मकसद SC/ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की ही तरह समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों के हालात में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत कठिन सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। इस कानून की ज्यादा जानकारी हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी आप सभी को देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। तो नवीन जी, आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की आज जानकारी देंगे। अगर आपका दलित उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 012061279337 और एक और नंबर आप डायल कर सकते हैं 012061279338। दलित उत्पीड़न से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप सवाल कर सकते हैं। लगातार 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ST/SC एक्ट लाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी और इसका मकसद क्या कुछ है? जी बिल्कुल जी। हमारे भारतीय संविधान में बिना किसी तरह के भेदभाव की, है ना तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, हर किसी के लिए समानता का अधिकार दे रखा है। इसके अलावा संविधान के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दलित लोग जो थे उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो मान सम्मान, जो इनका विकास उत्थान होना चाहिए था जी, वो नहीं हो सका। समाज में छुआछूत जैसी कुरीतियां भी जो है लगातार बनी रही और इन सब की वजह से जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं या पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग के, इनका ना तो समुचित विकास हो सका, ना ही इनका उत्थान हो सका जी। तो इस वजह से ये महसूस किया गया कि क्यों नहीं इनके लिए एक ऐसा प्रावधान लाया जाए जो कि इन पर हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न या अपमान, है ना, इन सब चीजों से इनको मुक्ति दिलाए। और जो लोग इस तरह की हरकतों में लिप्त हो रहे हैं उनके लिए समुचित सजा का भी प्रावधान किया जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण का अधिनियम लाया गया। सर, कई सवाल हैं जो हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। इस एक्ट के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की या पुलिस अधिकारी जो हैं उनकी मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मकसद जो इस कानून का था वो दलितों और अनुसूचित जाति जनजातियों के उत्थान के लिए था, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए था जी। ऐसे में ये भी आवश्यक था कि कानून जो बनाया जाए वो कठोर हो, ताकि कानून की कठोरता को देखते हुए ही
जो भी इन पर उत्पीड़न या किसी प्रकार की अपमानजनक हरकतें किया करते थे या बर्ताव किया करते थे, वो पहले ही मतलब अपने आप को रोक लें, है ना। तो इसके लिए एक कठोर प्रावधान रखा गया कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है ना। और ना ही किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें यदि जो भी विक्टिम है, जिसके खिलाफ किसी तरह का, जिस दलित व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है या उसका अपमान किया जाता है और वो जाकर के शिकायत करे, तो प्रारंभिक जांच और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से परमिशन लेने की जो आवश्यकता है उससे छूट दी गई है। यहाँ प्रावधान किया गया है कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के या बिना किसी मंजूरी का इंतजार किए आप जल्द से जल्द पुलिस जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज करेगी और उसके बाद में जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। ठीक है सर, एक और अहम सवाल, अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है। विस्तार में हम आपको इससे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस दौरान दलित उत्पीड़न से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में आप इतने विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंट हमारे दर्शक यहाँ पर समझे। जी बिल्कुल। देखिए, सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जो ऑटोमेटिक अरेस्ट का प्रोविजन था, है ना, कि जैसा पहले भी मैंने बताया कि किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होती है। शिकायत करने पर तुरंत ही जो है एफआईआर दर्ज करना होता है पुलिस को, और एफआईआर दर्ज करने के बाद में गिरफ्तारी भी करनी होती है ना। लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कहीं ऐसा लगा हो कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है या ऑटोमेटिक अरेस्ट की वजह से परेशानी हो रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2018 के अंदर जब उस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केस जो है उसको रजिस्टर करने से पहले, है ना, कम से कम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करनी होगी जी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार करके हमारी सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस को, और वो एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया इस कानून के अंदर, सेक्शन 18A, है ना। अब सेक्शन 18A आने के बाद में ये चीज स्पष्ट हो गया, इसमें प्रावधान किया गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी भी प्रकार के प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है ही नहीं। तो जब कानून के अंदर ये बात लिख दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि जो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविजन है, वो भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण कानून के तहत यदि कोई अपराध दर्ज किया जाता है तो एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान भी यहाँ लागू नहीं होंगे। तो इन सबको यदि देखा जाए तो सेक्शन 18A आने के बाद से कानून और भी ज्यादा कठोर हो गया है और यहाँ पर ना तो अब प्रारंभिक जांच की आवश्यकता रह गई है और ना ही अग्रिम जमानत का प्रावधान रह गया है। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि कानून अब और भी ज्यादा कठोर हो गया है, लेकिन क्या अदालतें असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द कर सकती हैं? जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि देखिए जब कानून कठोर बनाए जाते हैं तो उससे यदि किसी को फायदा होता है तो कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कानून का दुरुपयोग करके जी। और बेकसूर लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ ये भी प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है और अदालतें भी अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये चीज देखते हैं, है ना,
कि अब प्रावधान यदि हम देखें तो सारी अदालतों को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये भी देखना होता है कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या इस कानून के उपयोग या दुरुपयोग की वजह से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आप को पीड़ित दिखा रहा है वो वास्तव में पीड़ित है ही नहीं, उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ ही नहीं है। उसने किसी तरह से इस कानून का नाजायज फायदा उठाने के लिए और दूसरी जाति के व्यक्ति को परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज करा रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है उस प्राथमिकी को निरस्त कर सकता है। इसके अलावा यदि जो अपराध है वो प्राइवेट अपराध है ना, तो उस परिस्थिति में भी निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि यदि अपराध जाति की वजह से नहीं किया गया है अपितु वो किसी और कारण से ही हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को नहीं इन्वोक कर सकते, उसके तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यदि ऐसा भी सामने आता है न्यायालय के, तो न्यायालय मामले को निरस्त कर सकती है। इसके अलावा यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी कार्रवाई को आगे चलाते रहना कानून का या संविधान का दुरुपयोग प्रतीत होता है, तो इस परिस्थिति में भी निरस्त कर सकता है कोर्ट। बिल्कुल तो इस सर, तरह की विशेष परिस्थितियां जी विशेष परिस्थितियों को लेकर यहाँ पर बात हुई है और बहुत सारे सवाल मन में हैं कि क्या इस एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है, अगर हाँ तो क्या सजा और क्या कुछ जुर्माना है, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन तो अगर आप भी दलित उत्पीड़न से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें, और कानूनी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी लगातार मौजूद हैं और इस आधे घंटे में आप भी चर्चा कर सकते हैं। कोई भी अगर इससे जुड़ा हुआ आपका सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें। सर, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि क्या इस एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है, अगर हाँ तो क्या सजा और जुर्माना है, हमारे तमाम दर्शकों को भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम को यदि हम देखें तो इसकी धारा 3 से लेकर के 13 तक में विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन किया गया है और उनकी सजा भी बताई गई है। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न करना, उनको अपमानित करना या किसी भी प्रकार से उन पर अत्याचार करना, ये सभी अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके साथ साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, वो भी इस मकसद से कि उस व्यक्ति को समाज में अपमानित किया जाए या किसी अन्य वजह से भी यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इस चीज को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और प्रावधान है कि ऐसे मामलों में भी शीघ्र से शीघ्र मामला दर्ज किया जाएगा और जो सजा का प्रावधान है वो न्यूनतम 6 महीने से लेकर के अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। अब ये सजा भी, इस सजा के प्रावधान का भी एक ही मकसद है कि कानून को इतना कठोर बनाया जाए कि इस तरह की हरकत भी कोई करने से अपने आप से परहेज करे। जी सर, ये तो सजा के प्रावधान को लेकर बात हुई, लेकिन उससे पहले एक चीज और यहाँ पर आपसे पूछनी थी कि भाई SC ST मामलों की सुनवाई किस कोर्ट में होती है, ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए। जरूर, देखिए, राज्य सरकार ने शीघ्र विचारण हेतु, है ना, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सहमति से और गैजेट में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए हर एक जिले में एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नोटिफाई किया गया है। और जो ये विशेष न्यायालय नोटिफाई किया हुआ है, जो कि सेशंस कोर्ट के लेवल का होता है, सिर्फ उसी के पास में पावर्स हैं
कि इस कानून के तहत जो भी अपराध होते हैं उनकी सुनवाई कर सके और उसमें सजा दे सके किसी भी अपराधी को। जी सर, पीड़ित वर्ग को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जाती है? जी, क्योंकि सबसे पहले पीड़ित वर्ग के लिए तो मुआवजे का प्रावधान है। यदि किसी प्रकार का अत्याचार किसी दलित व्यक्ति पर हुआ है और वो उस चीज की शिकायत करता है, तो सबसे पहला जो होता है, सरकार उसको आर्थिक रूप से मुआवजा प्रदान करती है ना, उनके सुरक्षा का इंतजाम करती है। और जब कार्यवाही शुरू हो जाती है तो कार्यवाही न्यायालय में शुरू होने के बाद उसके भी अलग से खर्चे होते हैं। तो भरण पोषण और कानूनी प्रक्रिया चलाने के लिए भी खर्च का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। और इस तरीके से पीड़ित व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास किया जाता है। ये भी प्रावधान है कि उस व्यक्ति को, है ना, उसका पुनर्वास करके किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, है ना, और उसको ऐसा न लगे कि उसे जिस व्यक्ति ने पहले से प्रताड़ित कर रखा है वो उसकी पहुंच के अंदर है और वो दोबारा उसे आगे परेशान कर सकता है। ठीक है, इस चीज से भी बचाने का प्रावधान इस कानून के अंदर दिया गया। जी सर, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि SC/ST एक्ट के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, ये जो फैसला आया है 2-4 दिन पहले ही आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तकरीबन 4-5 मामले थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील में हाई कोर्ट के पास लाए गए थे। तो इनकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि यदि समझौते के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जो कि मुआवजा पीड़ित को दिया गया है वो उसे वापस करना पड़ेगा। क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना था कि जब आपने समझौता ही कर लिया, जब आप अपने आप को और पीड़ित मानते ही नहीं है तो फिर आप मुआवजे के भी अधिकारी नहीं है। तो कहीं भविष्य में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग या दलित वर्ग इस कानून का दुरुपयोग पैसे कमाने का जरिया बनाने के तौर पर न करने लगे, इस बात को ध्यान में रखने के लिए और इसको रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला पारित किया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि देखिए जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं और उसको ऐसे ही नहीं खर्च किया जा सकता कि कोई चाहे जाकर के किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दो और कमाई का जरिया बना लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला पारित किया है। ठीक है सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों को कैसे सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है? यात्रा और जरूरतों का खर्च सरकार की तरफ से क्या मुहैया कराया जाता है? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पीड़ित के लिए तो प्रावधान है ही आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के, साथ ही साथ जो गवाह होते हैं वो भी किसी तरह की सुविधाओं की कमी की वजह से कोर्ट में आने में अक्षम न रह जाएं, इसके लिए गवाहों के लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि उनके आने जाने का खर्च और भरण पोषण का खर्च इस कानून के तहत गवाहों को भी दिया जाएगा। सिर्फ पीड़ित को ही नहीं, गवाहों को भी दिया जाएगा ताकि मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से और सक्षम तरीके से की जा सके। तो ये प्रावधान भी वहां पर किया गया है। जी, आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।